Welcome to my YouTube channel Anime Watcher. जंग। किस तरीके की जंग? हम बहुत ही शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए हमें पूरे राक्षस जाति की सेना की ज़रूरत थी। मुझे जो बोलने की इजाज़त नहीं है, मैंने उससे ज़्यादा बोल दिया है। यह बातचीत ख़त्म कर दी जाएगी। जिन्हों सोचता है यह सब फिर से हो रहा है। जब मैंने बारोका से सवाल जवाब करने की कोशिश की थी, तब भी यही हो रहा था। सिस्टम मुझे इन लोगों से बात करने से और इनकी बात समझने से रोक रहा है। इसका मतलब यह है कि नाइट की बातों में कुछ तो इशारा था, जिसकी वजह से सिस्टम ने उसको रोक दिया। फिर जिन्हों सोचता है लेवल अप करना, डंजन में जाना, डेली क्वेस्ट करना, मिशन करना, फिर रिवॉर्ड लेना या पेनल्टीज, जॉब चेंज, यह सारी चीज़ें मिलकर ही इसको एक गेम की तरह बनाती है। मैं इसको इस तरीके से समझ लेता हूँ कि यह मॉन्स्टर बस गेम के प्यादे की तरह है। जिन्हों पूछता है किस तरीके के ताकतवर दुश्मन से तुम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही जिन्हों ने यह पूछा, नाइट बेहोश हो गई। जिन्हों सोचता है जैसे ही मैंने नाइट से एनिमीज़ के बारे में पूछा, सिस्टम ने इस पे काफ़ी कठोरता से रिएक्ट किया। जिन्हों सोचता है कि सिस्टम की पावर अलग ही दुनिया की है, जो बहुत ज़्यादा है। जिन्हों सोचता है जिन दुश्मनों से यह डीमन लड़ रहे थे, क्या वह मेरे सवालों का जवाब हो सकते हैं? दूसरी तरफ दिखाते हैं मैजिक बीस्ट हमला कर रहे होते हैं जिन्हों के शहर पे। हंटर्स बोलते हैं यह किस तरीके की चीज़ है जिसने सबसे पहले हमारे हीलर्स पर हमला कर दिया और सबसे पहले हमारे ई रैंक के कमज़ोर हंटर्स पर हमला कर दिया। फिर हमारी तादाद कम करते हुए इन्होंने हमारे हीलर को मार दिया ताकि हम इन लोगों से कमज़ोर हो जाएं। यह जानता है कि इससे हम इस जंग में कमज़ोर हो जाएंगे और ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। क्या यह क्रिएचर अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकता है, ह्यूमंस की तरह, हम इंसानों की तरह? दूसरी तरफ दिखाते हैं हमारे पास बस यही एक रिकॉर्डिंग वीडियो है एंड की। यह एंड जो अचानक से आ गया है, इसको एक दिन में ही हरा दिया गया था। यह सबसे पहले छोटे वाले टापू पर दिखा था, जो हमारे बराबर में ही है, और इसको मार दिया गया था। हमारा अंदाज़ा है कि यह टापू पर शिकार करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया होगा। उन हंटर्स का बहुत ही शुक्र है जो कि हमारे इमरजेंसी कॉल पर आ गए और इसको मारने में हमारी मदद करे। 4 ई रैंक्स, एक डी रैंक हीलर एंड एक सी रैंक लीडर शहीद हो गए जंग के मैदान में, और एक ए रैंक हंटर जिसने बीच में ही ज्वाइन किया था, उसने काफ़ी योगदान दिया आंट को मारने में। तभी वहाँ पे एक डायरेक्टर बोलते हैं, बातों को घुमाओ मत और सीधा बोलो कि सिर्फ एक म्यूटेंट एंट को मारने के लिए हमें कम से कम भी एक ए हंटर लगेगा ही। इस म्यूटेंट एंट की वजह से 294 आम लोगों को परेशानी हुई और 208 हंटर को भेजा गया था। माना कि यह सब सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मगर जैसे ही हमको पता चला कि वह आंट लड़ाई में समझदारी दिखा रहा है और सारी चीज़ें सोच समझ कर लड़ रहा है और वह उड़कर बच भी सकता है, तो उसके लिए इतने हंटर्स को भेजना सही फैसला था। एशिया के सभी देशों में से जापान ही है जिसका हंटर नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर भी जापान को भी इतनी मुश्किल हो गई। क्या पता क्या होता अगर यह घटना कोरिया में हो जाती। जापान की तरह हमारे देश में भी बहुत सारे आइलैंड हैं, मगर हर किसी आइलैंड पर नज़र नहीं रखी जा सकती। जेकू से 150 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर हमला हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि एंट इतनी दूर उड़कर आ गया। इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ किनारे तक ही नहीं आ सकते, बल्कि वह मॉक्पो के शहर में भी आ सकते हैं, और अगर वह अपना रास्ता बदल दें तो यह नॉर्थन जिंदू और वंदू कंट्री में भी आ सकते हैं। यह उड़ने वाली चींटियाँ कम और मधुमक्खी ज़्यादा लग रही हैं। साउथ कोरिया हर एक टापू पर हंटर्स नहीं भेज सकते जैसे जापान ने भेजे। हमारे पास लोगों की कमी है, और अगर हमने लो लेवल के हंटर्स को भेजा तो वह बस चींटियों का खाना बन जाएंगे। ऐसे हालात में कौन बचाने आएगा साउथ कोरिया को? चाइना या शायद रशिया। उनके पास हंटर्स की कमी नहीं है, मगर उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा है प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट मदद कर सकते हैं, पर उन्होंने पहले ही मना कर दिया था
जब एस रैंक गेट खुला था। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मिस्टर गो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर हो? मैंने मीटिंग में यह नहीं बताया था कि हमने पहले ही चुपके से किसी से बात कर ली है। चुपके से मिस्टर हैंग डंगसू से, जो कि सेवेंजर गिल्ड से हैं। उन्होंने कहा है कि वह हमारी मदद करने आने वाले हैं। जेजू आइलैंड की रेड में उनके इरादे साफ ज़ाहिर हैं। यस सर, वो जिन्वू की वजह से आ रहा है। तो तुम उससे कैसे निपटोगे? मैंने रिक्वेस्ट की है कि उसकी एंट्री रिजेक्ट कर दे। साउथ कोरिया में मिस्टर बीग से झगड़ा करने की वजह से रेड गेट पर। और मिस्टर हैंग सिर्फ इकलौते हंटर नहीं हैं जिन्होंने हमको कांटेक्ट किया। नेशनल लेवल हंटर से कॉल आया था। तो यह लड़की बोलती है, मुझे आपका परिचय कराने दीजिए इनसे। वह बोलती है, मुझे पता नहीं चला मेरी आँख कब लग गई। तो जिन्वू बोलता है, तो तुम जाग गई? देखने से लगता है कि सब डीमंस आपस में दोस्ती नहीं रखते। इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। डीमन बोलती है, क्या क्या आपने मुझे बचाया जब मैं सो गई थी? आपका बहुत शुक्रिया। फिर वह बोलती है, बिना दिमाग वाले राक्षस दिमाग वाले राक्षसों को नहीं अपनाते हैं। जिन्वू पूछता है, हमें कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचने में जहाँ परमिट मिलेगा? तभी जिन्वू सोचता है, डीमन कैसल के अंदर एक और डीमन कैसल। वह उस कैसल के अंदर चले जाते हैं। डीमन अपने गार्ड से पूछती है, मेरे पापा कहाँ है? वह जवाब देता है, नाइट जवाब देता है, वो अपनी राजगद्दी वाले कमरे में है। माय लेडी एसिल, यह आदमी कौन है आपके पीछे? नाइट बोलती है, यह मेरा खास मेहमान है तो इनकी इज्जत करो। फिर डीमन बोलती है, पापा मैं अपने साथ देखो किसको लाई हूँ। जिन्हों सोचता है, अगर मैं यहाँ लड़ते हुए आता तो यही होता लास्ट बॉस रूम जहाँ मैं लड़ाई करता। एसिल के फादर बोलते हैं, अरे एसिल रुको, क्या? फिर वह चिल्ला के बोलते हैं, अरे एसिल ये तुमने क्या कर दिया? कौन है ये तुम्हारे साथ? लेडी डीमन जवाब देती है, पापा ये मेरा मेहमान है। उसके पापा डरते हुए बोलते हैं, ये मेहमान है? उसके पापा बोलते हैं, मेहमान? कौन सा मेहमान अपने साथ मुर्दों की फ़ौज लेकर घूमता है? फिर एसिल बोलती है, क्या? उसके पापा बोलते हैं, एसिल क्या तुमको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? उसके साथ मुर्दों की फ़ौज है। जिन्हू सोचता है, यह मुर्दों को देख सकते हैं, इनकी आंखें काफ़ी तेज़ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोल्जर्स को मेरे घर में लाने की? फिर जिन्वू बोलता है, मैंने एसिल से वादा किया था कि मैं यह जगह छोड़ के चला जाऊंगा अगर वह मुझे एंट्री परमिट दे दे। फिर एसिल के पापा सोचते हैं कि क्या यही है वो शख्स जो कि डीमंस को इतनी तेज़ी से मार रहा है और सारे फ्लोर्स ख़त्म करता जा रहा है। वैसे भी हमारा क्लैन लो लेवल का है। अगर यह शख्स वल्कस और मीटस को हरा चुका है तो हमारी क्या औकात जो हम इसके सामने लड़ाई कर सके। तो उसके पापा पूछते हैं जिन्वू से, तो तुम्हें बस एंट्री परमिट ही चाहिए, इतना ही ना? जिन्वू बोलता है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। मैं आपकी बेटी को उधार ले जाना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। एसिल ने कहा था कि इसको मालूम है ऊपर के फ्लोर्स के परमिट कहाँ मिलेंगे, तो उन एंट्री परमिट को ढूंढने में मुझे इसकी मदद चाहिए। लेकिन उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जिन्वू सोचता है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मुझे उधार नहीं बोलना चाहिए था। Like and subscribe.